नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय जागरण अभियान प्रेरित साप्ताहिक ब्रह्मनाथ चैनल में आप सभी राष्ट्र प्रेमी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर आपसे बातें करने जा रहे हैं उसमें से बहुत सारी बातें बहुत ही संवेदनशील है और हम जरूर चाहेंगे कि आप सभी राष्ट्र प्रेमी इस पर बहुत गहराई से और गंभीरता से सोचें। तो आइए चलते हैं पहले देश देशांतर में। दोस्तों, देश देशांतर में आपका स्वागत है। आज के विषय सूची में हमारे पास हाल ही में भारत की सर्वोच्च अदालत ने जबरन धर्मांतरण पर अपनी गहरी चिंता प्रकट की है। बहुत ही संवेदनशील बात है जिसके बारे में आज हम दो बातें आपसे करेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री ने हमारे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करके एक नए विवाद को जन्म दिया है। सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, हमारे देश की एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका है पांचजन्य। अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री ने, संघ संचालक जी ने उनमें अपने थोड़े विचार प्रकट किए थे एक साक्षात्कार में। बात करेंगे उनके बारे में भी। दोस्तों, ऐसी ठंड में भी लक्ष्यहीन विचार शून्य चल रही राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा तो हमारा विषय है ही। हरियाणा पंजाब से होकर ये यात्रा अब कश्मीर तक पहुंच रही है। देखेंगे राहुल जी के विचार में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं और ये यात्रा क्या हासिल करने जा रही है। दोस्तों, इसके साथ आज हम देखेंगे हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अब भारत में शामिल होने के लिए आतुर है और वहाँ एक जन संघर्ष भी शुरू हो चुका है। आपसे थोड़ी बात उसके बारे में करेंगे और पाकिस्तान की बिगड़ती हुई आर्थिक हालत में रोटी के लिए जो वहाँ आंदोलन चला है, आटा के लिए जो लोग मर रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के मूर्धन्य वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर साहब ने अभी एक बहुत ही गंभीर टिप्पणी की है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर केंद्र है कोटा के करीब ही पहाड़ों में, उस पर टीटीपी का कब्जा होने जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान ने बनाए सभी अणु बमों पर उसका अधिकार हो जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक एक समाचार है। देखेंगे उसके बारे में भी थोड़ी पड़ताल करेंगे। और वंदे मातरम में आज देखेंगे हमारे देश के बहुत ही प्रखर बुद्धिजीवी डॉक्टर गौरव प्रधान मालवा में एक बौद्धिक विचार सभा में कैसे अपने विचार दे रहे हैं जो हमें भी सोचने के लिए मजबूर करेंगे।
तो आइए चलते हैं, ये जो विषय देखे उसके विषय विस्तार के क्षेत्र में। दोस्तों, विषय विचार विस्तार में आपका फिर से स्वागत है। हमने देश देशांतर में जो समाचार शीर्षक देखें उसके बारे में थोड़ी सी हम आपसे डिटेल्स में बातचीत करेंगे। दोस्तों, हाल ही में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने हमारे एक जुझारू राष्ट्रवादी वकील हैं श्रीमान अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने एक जनहित याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत ही गंभीरता से ध्यान में लिया। याचिका इस पर थी कि भारत में जबरन, लालच और भय और प्रलोभन या दबाव के कारण बढ़ते जाते जबरन धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट से ये रोकने के लिए याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बाबत को बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र के लिए बहुत ही गंभीर बात है कि जबरन धर्मांतर से राष्ट्र की डेमोग्राफी में जो उससे फर्क पड़ जाएगा, यानी कि वस्ती के हिसाब से जो फर्क पड़ जाएगा, उससे भारत के भविष्य के लिए भी बहुत प्रश्न खड़े हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसके बारे में रिपोर्ट मांगी है। मामला अभी चल रहा है, लेकिन सर्वोच्च अदालतों ने राज्यों को भी ऐसी नसीहत दी कि ये हानिकारक प्रवृत्तियों को आप जल्दी से रोकें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि जब हम आज़ाद नहीं थे, मुगलों के राज्य में थे या अंग्रेजों के राज्य में थे, तब जबरन लोभ, लालच, भय से धर्मांतरण होता था। लेकिन आज हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र सांसें ले रहे हैं। भारत का संविधान सबको अपने अपने धर्म का पालन करने की छूट देता है, उसको प्रसार करने की भी छूट देता है, उसका प्रचार करने की भी छूट देता है। लेकिन धर्मांतरण एक अलग बात हो जाती है, इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। जो डेमोग्राफिक है, यानी कि जो सेंसस हम जो करते हैं उसमें जो हम बस्ती का फर्क होता है धर्म वाइज, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है और षड्यंत्र ऐसा चल रहा है कि उसमें फर्क हो जाए तो फिर भारत को जो है अपनी सनातन विचारधारा से भी भटकाया जा सकता है या दबाया जा सकता है। ये प्रयास यथावत चल रहे हैं और इससे हमें चौंक जाना चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए। भारत में अनेक क्षेत्रों में या तो क्रिश्चियन मिशनरी या फिर इस्लामिक कट्टरवादी लोग बहुत सक्रिय रहे हैं। पिछले 70 साल 70 ईयर्स का जो कांग्रेस शासन था, उसमें ये प्रवृत्तियां बेरोक टोक चली। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति का भाग थी, इसलिए कांग्रेस इसको काबू में लेना नहीं चाहती थी, देखते हुए भी आंख बंद कर देती थी। लेकिन अब तो दोस्तों राष्ट्रवादी शक्तियां जागृत हो चुकी है, आप और हम सब जागरूक हैं। ऐसे ही में एक राष्ट्र प्रेमी सर्वोच्च अदालत के वकील श्रीमान अश्विनी उपाध्याय ने ऐसी याचिका सर्वोच्च अदालत में दायर करके सरकार एवं जनता और न्यायतंत्र को जगाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य साधा है। दोस्तों, हम अश्विनी उपाध्याय जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं
और उनकी सफलता के लिए कामना करते हैं, ताकि भारत बचा रहे और भारत सबको साथ लेकर आगे बढ़ता रहे। दोस्तों, ये मोहब्बत की जो मोबाइल दुकान चलाते चलाते आगे बढ़ रहे हैं, ये राष्ट्र के बहुत बहुत जो प्राण प्रश्न है उस पर चुप्पी कही हुई है। उनकी चुप्पी क्या बता रही है? उनकी चुप्पी बता रही है कि जो राष्ट्र के संवेदनशील मुद्दे हैं उस पर उनके पास कोई समाधान नहीं है, या समाधान या सोच हैं, लेकिन राष्ट्रीय व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था, मत लेने की व्यवस्था उसको तुष्टीकरण की उनकी फिलसूफी से बाहर नहीं आने देती। दोस्तों, ये बहुत दुखद बात है कि हमारे देश में लव जिहाद का मामला हो, चाहे अगली जाति या पिछली जाति का विवाद हो, राष्ट्र को बांट रही तथाकथित पार्टियां अपने परिवारवाद, तुष्टीकरण, वंशवाद के आगे कुछ सोच ही नहीं सकती है। अतः वो राष्ट्र की जनता के हृदय से आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही है। उनकी पीछे हट का कारण भी वो अगर आत्मविश्लेषण करे तो उनको स्पष्ट दिखाई देगा कि उनकी गलत पॉलिसियां हैं, उनकी गलत सोच है और राष्ट्र के प्रति उसकी गलत धारणा है। देखिए, आगे हम चलते हैं और देखते हैं इसी सिलसिले में तो बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने, जो कि अपने प्रोफेशन से वो एक प्रोफेसर है, बहुत संभल कर बोलने वाले लोग होते हैं प्रोफेसर, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने रामचरितमानस पर ऐसी भद्दी और आपत्तिजनक टिप्पणी करके सनातन धर्म के करोड़ों धर्म प्रेमी लोगों को आहत पहुंचाई। लेकिन राजकीय मजबूरियां देखिए, कोई उसको अपने ओहदे से हटा नहीं सकता, कोई उनको दो शब्द कह नहीं सकता, ऐसी परिस्थिति है। रामचरितमानस हमारे तुलसीदास जी ने दिया था, वो ऐसा महाकाव्य है और महाग्रंथ है जिसमें सनातन विचारों की, सनातन धर्म की नहीं बल्कि सनातन विचारों की एक रूपरेखा तैयार की है। एक मानव सभ्यता कैसी होनी चाहिए, कैसी उसकी शोभा होनी चाहिए और कैसे उसके बुनियादी लक्ष्य होने चाहिए, उसी के बारे में रामचरितमानस हमें शिक्षित करता है। लेकिन बिहार के मंत्री को उसमें अपनी राजकीय रोटी सेकनी थी। तो दोस्तों, ये हमारे राष्ट्र के अंदर जो मुखर हो रहे हैं विचार, इसका एक ही कारण है कि हमारे राजकीय लक्ष्य जो हैं भटक गए हैं, राजकीय विचार शून्यता हो गई है और हमारे बीच में ऐसे नेता नहीं रहे हैं जो राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय विचार पर अपनी राजनीति का आधार रखे। मोहब्बत की दुकान फैलाने वालों को हमारा एक प्रश्न है कि आप इन्हीं लोगों की सरकार में शामिल है बिहार में, तो ज़रा वहाँ तो मोहब्बत का संदेश फैलाइए कि वो करोड़ों लोगों का दिल जो है वो आहत न करें। दोस्तों, अब आते हैं पांचजन्य पत्रिका, जो भारत की एक मूर्धन्य और बहुत ही अग्रणी पत्रिका है। उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी का साक्षात्कार हाल ही में प्रकट हुआ। मोहन भागवत जी ने अपने विचार प्रकट किए। उनमें एक बात यह भी थी कि भारत में मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, उसके समान अधिकार है, वो समान नागरिक है और सब भारतीय हैं। लेकिन साथ साथ उनको ऐसा अपना अहम भी नहीं रखना चाहिए कि कभी हम शासक थे और बाकी के लोग हमसे छोटे हैं या दबे हुए हैं।
स्वातंत्र की भावना और स्वातंत्र की खुमारी हर एक धर्म के नागरिक में होनी चाहिए कि हम सब स्वतंत्र हैं, लेकिन हम एक दूसरे से कोई बड़े नहीं है, हम सब इस माटी की संतान है। तो उन्होंने ऐसी बात कही, लेकिन बुद्धिजीवियों ने उस पर तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने ऐसा भी कहा कि अल्पसंख्यक के भाइयों को मुख्य धारा में शामिल होकर एक भारतीय की हैसियत से आगे बढ़ने की सोचना चाहिए, न कि कोई अलगाववाद और या कोई अलग उसकी आइडेंटिटी है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये अपनी एक सुपीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स है, मानसिकता है, उसमें से बाहर निकलना चाहिए। दोस्तों, सही बात तो यह है कि मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग भी अब आगे आना चाहिए, तब नहीं आता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में मुस्लिमों की जो राष्ट्रवादी भावनाओं की सोच है, या उसमें राष्ट्रवादी भावना की सोच वाले जो लोग हैं, बुद्धिजीवी है, कलमकार है, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने अब आगे आना चाहिए। और जो कंजर्वेटिव ख्याल के लोग हैं, रूढ़िचुस्त ख्याल के लोग हैं, उनसे नेतागिरी छीनकर अपने हाथों में लेनी चाहिए और एक भारत की मजबूत आवाज़ उठनी चाहिए। सारी दुनिया के लोग ये जानते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक या मुस्लिम खास करके जिस आनंद से और स्वतंत्रता से रहते हैं, ऐसा दुनिया में और कहीं नहीं है। खुद इस्लामिक राज्य जो हैं उसमें भी मुस्लिमों को काफ़ी तकलीफ़ें हैं और बहुत बहुत जटिल प्रश्न उसके सामने वहाँ भी है। दोस्तों, आम धर्म प्रेमी जो मुस्लिम है, उनको गुमराह करने के लिए और वोट बैंक का उपयोग करने के लिए उनको पीछे रखा जाता है। हम देखें कि आज़ादी के अमृत काल में पिछले 70 साल का 70 ईयर्स का अगर हम इतिहास देखें तो अल्पसंख्यकों का कुछ भी भला नहीं हुआ है। उसकी जो आम जनता है अभी भी निरक्षर है, अज्ञान है और विकास के पंथ से बहुत बहुत दूर है। तो इसके लिए उनके जो नेता हैं उनको सोचना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए, सरकार के साथ बैठना चाहिए और दूसरे जो प्रयत्न है वो भी करने चाहिए। न ही पिछड़ी जाति के गरीब भाई बहनों के दुख दर्द को कोई सुनने वाला है, न ही अल्पसंख्यक लोगों के विकास के लिए कोई सही सोचता है। राष्ट्रवादी सोच ही उनको आगे ले जा सकती है। हमारा केरला के गवर्नर साहब है जो हमारे मित्र भी हैं और देश के अग्रणी राष्ट्रवादी नेता है, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में जो बात कही है उसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं। देखिए और आप खुद ही तय करें कि भारत के मुस्लिमों का भविष्य जो है वो कोई अलग नहीं है, वो भारत से जुड़ा हुआ है और जो भारत का भविष्य होगा वो मुस्लिम का होगा, वो हिंदू का होगा, वो सिख का होगा, वो क्रिश्चियन का होगा। इसलिए सबको मिलजुल कर भारत का भविष्य बनाना है और खुद अपना ही भविष्य बनाना है। देखिए एक वीडियो मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरिफ साहब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस इंटरव्यू में ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जिसमें ये भी कहा गया कि आरिफ मोहम्मद खान एक नेता, एक लीडर होने के अलावा एक बड़े स्कॉलर के तौर पर माने जाते रहे, जाने जाते रहे। और शाहबानो के केस में, जो कि 80 के दशक का सबसे बड़ा वो एक मामला था जिसमें माना गया कि धर्मनिरपेक्षता का जो इतिहास था भारत में, उसके लिए वो एक ऐतिहासिक लम्हा था। और उस वक्त में एक मुस्लिम नेता और राजीव गांधी की सरकार में मंत्री होते हुए उस ऐतिहासिक लम्हे को आरिफ मोहम्मद खान ने अपने नाम कर दिया कि तुम बहुत जिद्दी आदमी। अब तो शाहबानों ने अपना स्टांस बदल लिया, तुम्हें बदलने में क्या परेशानी। मैं क्या, मैं शाहबानों की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। मेरा मसला ये है कि मैंने 1 घंटे के करीब
पार्लियामेंट का वक्त लिया है, मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हक में बातें कही हैं कि ये जजमेंट न सिर्फ मुल्क के कानून के मुताबिक सही है, बल्कि ये कुरान की जो तालीम है, वलिल मुतल्लिकाति मताउम बिल मारूफ हक्कन अलल मुत्तकीन, और तलाकशुदा औरत के लिए भी एक प्रोविज़न करना है, उसके लिए भी माली इंतज़ाम करना है। ये वाजिब है, ये हक है उन पर जो खुदा शनास हैं, ये उसके भी ऐन मुताबिक है। तो मैंने कहा मैं अकबर का बीरबल नहीं हूं कि एक दिन कहा कि बैंगन बहुत अच्छा है और अगले 3 दिन बाद कहा बैंगन बुरा है। तो अकबर ने बैंगन की पहले खूबियां बयान कर दी बीरबल ने, और फिर जब कहा बुरा है तो उसकी बुराइयां बयान कर दी। ये मुल्क ने इतने लंबे ज़माने तक ग़ुलामी का तौक अपने गले में पहना है। क्यों? एक तो हमारा कास्ट सिस्टम जो बड़ा और छोटा बनाता था, और दूसरा अंग्रेज़ का दाखिल किया हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट, जो जहां हिंदू हिंदू का नुमाइंदा होगा, मुसलमान मुसलमान का नुमाइंदा होगा। इन दोनों मैं माइनॉरिटी लीडर नहीं हूं। ठीक है, मैं आपकी बात मेरी एम्बिशन उससे कहीं बड़ी है। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान, आप एक तरह के आदर्शवादी धर्मनिरपेक्ष फ्रेम ऑफ माइंड में ऐसा लगता है कि फंस गए हैं। आप ये देखिए, हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां मेनका गांधी ने ये कहा कि मुसलमान मुझे वोट नहीं देते, मैं उनका काम नहीं करूंगी। हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहते हुए, आप यमन में जीना चाहती हैं, उन्होंने कहा, आप सीरिया में जीना चाहती हैं। मेरा सवाल बताइए। उन्होंने वायनाड के लिए कहा कि राहुल गांधी वहां चुनाव इसलिए लड़ने गए हैं क्योंकि वहां पर उनको मालूम है कि हिंदू उन्हें वोट नहीं करेगा। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान बीजेपी की तरफ से नहीं है। तो आप ये बताइए कि ऐसे वक्त में जहां की पूरी पॉलिटिक्स एंटी मुस्लिम एक पिलर पर बेस्ड हो, वहां आप एक तरह के एक रिजिड लीगल सेक्युलरिज्म में ऐसा लगता है कि फंस गए। चलिए ठीक है, आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर जुमे को मस्जिदों में बम फेंके जाते हैं? मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। आपने जुमला ये नहीं कहा, मैं हिंदुस्तान आपने जी नहीं, आपने जुमला कहा हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। इस तरह के हिंदुस्तान जी नहीं, आपने जो जुमला कहा है वो कहा है हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं? आप सीरिया में रहना चाहती हैं? आप यमन में रहना चाहती हैं? आप कौन से मुल्क में रहना चाहती हैं जहां लोगों के इंटरेस्ट जो हैं, उनके हुकूक महफूज हैं? और मुझे कोई एक मुल्क का नाम बता दीजिए, आप जिस मुल्क में रह रही हैं वो मुल्क वो है जहां देवबंद वालों को इसकी इजाजत है। ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है। कम्युनलिज्म की तरफ आप इशारा कर रही हैं। ये कम्युनलिज्म क्या है? ये एक होती है खुदगर्जी, स्वार्थ, सेल्फिशनेस। इज्तमाई खुदगर्जी को कम्युनलिज्म कहा जाता है। क्या दुनिया में किसी शख्स के लिए मुमकिन है कि वो दूसरे की खुदगर्जी से लड़ सके? हाँ, अगर उसे दूसरे के ऊपर असर डालना है तो वो उसे अपनी खुदगर्जी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। चलिए, एक पॉइंटेड सवाल, एक लाइन का सवाल। नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, भारत में मुस्लिम समुदाय का भविष्य क्या है? भारत में मुस्लिम समुदाय का भविष्य, ये सवाल अपने आप में, जो हिंदुस्तान का भविष्य है वो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का भविष्य, उसमें मुसलमान भी शामिल। दोस्तों, अब थोड़ी सी बात करेंगे राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा की। लगता है राहुल जी अभी भी कोई परिपक्व नेता का दर्शन नहीं करा रहे हैं। जब वो बोलते हैं तो उसके विचार श्रृंखला में कोई कड़ियाँ मिलती नहीं रहती है, और कहाँ से कहाँ बोल जाते हैं। न उसको इतिहास का पता है, न वो ज्योग्राफी जानते हैं, न उसके पास कोई आगे की सोच है। उसके सलाहकार उनको जो बताते हैं उनको वो रट लेते हैं, और फिर जो डिलीवर करते हैं वो इस तरह से डिलीवर करते हैं कि आम जनता में एक हास्यास्पद स्थिति उनकी होती जा रही है। हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे जिनमें हरियाणा की एक जनसभा में वो कौरव पांडव के बारे में बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी और उन लोगों को तो वो कौरव बताते हैं, खुद को पांडव कहते हैं, लेकिन इतिहास की वो बात वो भूल जाते हैं और ऐसा कह देते हैं कि कौरवों ने नोटबंदी नहीं की थी, पांडवों ने नोटबंदी नहीं की थी, जीएसटी नहीं लगाया था। अब ये बातें सब जो हैं
वो एक धारा में कोई बहने वाली, कहाँ जीएसटी, कहाँ नोटबंदी, कहाँ कौरव, कहाँ पांडव, ये सारी चीज़ें राष्ट्र के आज के प्रश्नों से कुछ मेल नहीं खा रही। उनको चर्चा करनी चाहिए। राष्ट्र के आज के जो प्रश्न है वो तुष्टीकरण की नीति के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, वंशवाद की नीति के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, करप्शन के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, औद्योगिक नीति क्या है, सामाजिक नीति क्या है, इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। ये वीडियो से हम ये जान सकते हैं कि राहुल जी के पास वर्तमान राष्ट्र की समस्याओं के लिए कोई समाधान नहीं है। दोस्तों देखिए एक वीडियो। नहीं, देखिए, पांडव कौन थे? अर्जुन, भीम, ये लोग कौन थे? ये लोग तपस्या करते थे। ये लोग तपस्या करते थे। क्या पांडवों ने इस धरती पे नफरत फैलाई थी क्या? आपने महाभारत पढ़ी है? क्या उसमें लिखा है कि पांडवों ने किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया? कहीं लिखा है? पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते? दोस्तों आपने जैसा वीडियो में देखा, वैसे राहुल जी पीएफआई जो विध्वंसक नीतियों के में अपना जोर लगा रहे हैं उसके बारे में भी चुप है, क्योंकि उसको केरला से चुनाव जीतना है और केरला से चुनाव जीतकर फिर से आना है, इसीलिए वो लाचार हैं। धर्मांतरण के मुद्दे पर जब इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, उसके बारे में भी वो उसकी नीति क्या है वो नहीं बोलते। रामचरितमानस के अपमान पर भी उसके विचार क्या है वो नहीं बोलते। दिल्ली के सिखों पर जो अत्याचार हुआ, अगर ठीक रहता, अगर वो अमृतसर में जाकर जब मत्था टेकते हैं तो वहाँ वो आत्मनिरीक्षण करते और सिख भाई बहनों की माफ़ी मांग लेते, या गुरु ग्रंथ साहब के पास अपना दिल खोलकर माफ़ी मांग लेते, ये राष्ट्र ऐसा है उनको माफ़ कर देता। ऐसी एक पंक्ति हमें याद आ जाती है कि जब नाश मनुष्य पर छा जाता है तो विवेक पहले मर जाता है। जब आदमी का विवेक मर गया तो समझना चाहिए कि उसकी विचारधारा, उसकी सारी चीज़ें हैं, उसका पतन होने वाला है। दोस्तों हमें विघटनकारी, राष्ट्र विरोधी राजनीतिक संगठनों और नेताओं और विचारधारा से इस देश को बचाना है। इसीलिए तो ये आंदोलन है। राष्ट्रीय जागरण अभियान अभिमान के साथ चलना चाहता है। आप सब राष्ट्र प्रेमी मित्रों से हम साथ देने का सप्रेम निमंत्रण देते हैं। हमारे संगठन में आइए, राष्ट्रीय जागरण अभियान से जुड़ जाइए। इसकी चैनल जो है ब्रह्मनाथ, उसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों या अपने परिजनों तक पहुंचाइए और समझिए कि ये एक राष्ट्र की मदद कर रहे हैं। दोस्तों हम फिर से कहते हैं कि हमारी चैनल कोई व्यावसायिक चैनल नहीं है। दूसरी व्यावसायिक चैनल जो होती हैं ऐसे प्रश्न को चर्चा में लाती है, लेकिन दंगल के स्वरूप में। वो इससे एक दंगल बनाकर राष्ट्रीय मुद्दों को, अपनी टीआरपी को बटोरना चाहती है, जबकि हमारा आंदोलन निस्वार्थ है, शुद्ध राष्ट्रवादी आंदोलन है और हम चाहते हैं कि राष्ट्र में जागृति हो। हमारा राष्ट्र एक सांस्कृतिक क्रांति की परिस्थिति में से आगे बढ़ रहा है। हमें ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आंदोलन अपनी चरम सीमा तक ले जाना है।
अतः आप सबका बहुत बहुत सहयोग चाहिए। उम्मीद है आप सब हमारे साथ रहेंगे, जुड़ेंगे और हमारी छोटी छोटी गलतियां या शक्तियां कुछ हो रह जाए तो उसको माफ़ करेंगे, क्योंकि हम अपने साधन जो हमारे पास साधन है उससे द्वारा हम आपसे मिलते हैं और बातें करते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम हमारे पड़ोस में जो पाकिस्तान देश है वो क्या कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान में हाल ही में पीओके में जो पाकिस्तान विरोधी नारे लगे और वहाँ की जनता ने एक सामूहिक आंदोलन किया, उस आंदोलन से ऐसा फलित होता है कि पाक अधिकृत कश्मीर अब भारत में शामिल होने को आतुर है। पाकिस्तान की गिरती हुई आर्थिक व्यवस्था में हमारा तो ये कहना है कि पाक अधिकृत कश्मीर ही नहीं, कभी सिंध, बलूच और पख्तून भाई भी आगे आकर कोई नया राष्ट्र बना ले तो हमें कुछ आश्चर्य नहीं होगा। दोस्तों, पाकिस्तान की गरीब आवाम बहुत तकलीफ में है। हमारे भाई है, इसलिए हमारी संवेदनाएं उसके साथ है। रोजी रोटी के लिए दाने दाने को तरसती है। देश की हालत रोज बरोज बिगड़ रही है। भ्रष्ट शासक है और तानाशाही फौज है। इसके दो पाटन के बीच में वो पिस रही है। देखिए एक छोटा सा उसके बारे में जानकारी देता वीडियो। ये वो सेल्स पॉइंट हैं जो कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक सस्ता आटा दस्तयाब कर रहे हैं लोगों के लिए। ये लंबी सी एक लाइन है, आप देख सकते हैं। ये लाइन पहले कम थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें लोग बढ़ते ही जा रहे हैं और लोग आते ही जा रहे हैं और इंतज़ार करते जा रहे हैं कि उनकी बारी आए और ये जो 648 रुपये का 10 किलो का आटा है ये उन्हें मिल जाए। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस लंबी कतार में इंतजार कर रहे हैं, मैं इन्हीं से जानती हूँ। बहुत मेहनत का काम है बाजी जी, बहुत मेहनत का काम है। ऐसे नहीं होता। जब तक ये देखे ना कितनी लाइन लगी हुई है, बारी आएगी फिर आटा मिलेगा। भारत में एक कहावत है, नंगा नहाएगा क्या और खाएगा क्या। आज पाकिस्तान की हालत ठीक इसी कहावत की तरह हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान में रुपया, महंगाई, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, बेरोजगारी का बुरा हाल है। लोगों को आटा, चावल, दाल, हरी सब्जियां 1 जून की नहीं मिल पा रही। आटे के लिए लोग घंटों सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। ऐसे में पाक जनता खून के आंसू रो रही है और जनरल और नेता आराम से खाना खा रहे हैं। दोस्तों, आपने जो वीडियो देखा उससे आपको भी दर्द महसूस होता होगा और हम सभी को पाकिस्तान की आवाम के प्रति संवेदनाएं हैं। वहाँ के लोगों की तरफ हमारी हमदर्दी है और हम चाहते हैं कि उसका भी भला हो। दोस्तों, पाकिस्तान के शासक इतने क्रूर हैं कि पाकिस्तान के संसाधन, पाकिस्तान की मिल्कियत को लूटकर विदेश में ले जाकर ऐशो आराम का जीवन वो बिताने के लिए सारी कोशिशें हमेशा करते रहते हैं। फौजी ऑफिसर भी ऐसे ही होते हैं और सब रिटायर हो जाने के बाद विदेश में चले जाते हैं और करोड़ों रुपए लूट कर जाते हैं। दोस्तों, बिलावल भुट्टो बहुत जहर उगल रहे हैं, उसके विदेश मंत्री। उसकी पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो उसके दादा शाहनवाज भुट्टो, जिन्होंने जूनागढ़ राज्य को बर्बाद कर दिया था। उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्होंने चुनी हुई सरकार को सत्ता न देकर तब के शासक याह्या खान को मिसगाइड करके बांग्लादेश की मूवमेंट में बंगाली लोगों का नरसंहार करवाया था और पाकिस्तान को 2 विभागों में विभक्त हो जाना पड़ा। ऐसी गमख्वार दुर्घटना के लिए पाकिस्तान में अगर कोई जिम्मेदार था तो वो जुल्फिकार अली भुट्टो थे। बेनजीर जी भुट्टो का भी यही अंजाम हुआ और अभी बिलावल भुट्टो उसी रास्ते पर चल रहे हैं।
भारत के देश में वो इतने क्रूर होते जा रहे हैं कि उसकी लैंग्वेज भी जो है वो कोई विदेश मंत्री को जो शोभायमान हो ऐसी नहीं रही है। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने अभी एक चिंता प्रकट की है कि पाकिस्तान की जो अणु ताकत है, अणु बम है, वो कभी भी टीटीपी के कब्जे में जा सकते हैं और टीटीपी का उस पर कब्जा हो जाने के बाद पाकिस्तान या दुनिया की हालत में और गंभीर जो है यू टर्न आ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में हमारे पड़ोस में सारी चीज़ें चल रही है, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि कहीं वो आग हमें भी कुछ आंच न दे जाए। तो सारे राष्ट्रवादी दोस्तों को हम आग्रह करते हैं कि आप विचार के साथ गहनता से राष्ट्र की बातों के बारे में, राष्ट्र में के जो घटनाएं बन रही है उसके बारे में, और हम जिस मुद्दे पर आपसे बात कर रहे हैं उनके बारे में गहराई से सोचें और राष्ट्रीय जागरण अभियान के साथ जुड़ जाएं और हमारा साथ दें। दोस्तों, आज तो इतना ही, लेकिन चलते चलते हम अपने स्थायी स्तंभ वंदे मातरम में आज आपको एक प्रेरक वक्तव्य है जो मालवा की धरती पर बुद्धिजीवियों के साथ शेयर कर रहे हैं हमारे देश के बहुत ही मूर्धन्य बुद्धिजीवी डॉक्टर गौरव प्रधान। उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाएंगे जो आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी कि हमें सब राष्ट्रीय जागरण अभियान के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उसमें अपना सहयोग देना चाहिए। तो आइए देखते हैं वंदे मातरम में एक छोटा सा वीडियो जिसमें डॉक्टर गौरव प्रधान अपनी बात कर रहे हैं। अपनी बात नहीं, भारत की बात कर रहे हैं। तो देखिए। अब कोई भी पार्टी अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करती है सरकार बनने के लिए तो मलाईदार मंत्रालय लेती है। ये नोन है, लालू जी हमारे हैं, ममता जी हमारी हैं, नीतीश जी हमारे हैं। रेलवे मंत्रालय से ज़्यादा मलाईदार क्या होता है? लेफ्ट ने कहा हमें मंत्रालय नहीं चाहिए, हमें भारतीय शिक्षक संस्थान। जब भारत हिंदी चीनी भाई भाई बोल रहा था तो वो वन वे ट्रैफिक था, भारत बोलता था, चाइना ने नहीं कभी नहीं बोला भारत हिंदी चीनी भाई भाई। और जिस गांव में ठाकुर खुद अपनी लालटेन लेके चलता था वहाँ मस्जिद से लाउड स्पीकर से अज़ान होती। भारत अपना सोचने लगे तो उसमें सबसे पहला रोड़ा जो आया था वो शास्त्री जी। बाकी सारे प्रधानमंत्री चुन के नहीं आए थे, थोपे गए थे, इंक्लूडिंग शास्त्री जी। जब 18 को रिपोर्ट नहीं करा जाता है ना तो उनको समझ में आ जाता भाई साहब चुपचाप घर में बैठे रहो वरना साले ये मार भी देंगे, शहीद भी नहीं होने देंगे और कहाँ फेंक के जाएंगे ये भी पता नहीं। तो आज आपकी जो 8 लाख गाड़ियाँ हैं और राहुल गांधी बोलते हैं 25% अनएम्प्लॉयमेंट है, तो भैया ये गाड़ियाँ बनाने मार्स से आए हैं लोग या एलियन आए? वरना भारत की आज़ादी 1943 में मिल चुकी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। कृष्ण से पहले राधा आती है, शंकर से पहले उमा आती है, राम से पहले सीता आती है। उस देश को आप फेमिनिज्म सिखाओगे? अब हम सर्जिकल स्ट्राइक के लिए अमेरिका से परमिशन नहीं लेते, हम ठोक के आ जाते हैं। अमेरिका पाकिस्तान को बोलता है भाई भारत कुछ करने वाला है, तो अमेरिका उसको बोलता है देख हम तो कुछ कर नहीं सकते, तू सुधर ले। तो वो समय आ गया है मित्रों की सनातन दुनिया पे राज है। और 2029 का रिजल्ट है भाजपा 375 प्लस। दोस्तों, अभी आपने डॉक्टर गौरव प्रधान का वीडियो देखा। आप जरूर सोचें उसके बारे में। ये हमारे राष्ट्र के बुनियादी सवालों को उजागर करता है।
हमें सबको उसको समझना चाहिए और बहुत बहुत जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है। हज़ारों साल की मेहनत के बाद जो हैं हम आज़ाद हुए हैं और नए रास्तों पर चल रहे हैं। तो दोस्तों, एक ऐसा भारत हमें बनाना है जिसमें हर तरह के फूल खिले और हर लोगों को सुख मिले, शांति मिले और दुनिया में एक मिसाल बन जाए भारत, ऐसा बनाना है। तो आज तो इतना ही। अगले अंक में हम फिर से आपको मिलेंगे कुछ नए विषयों को लेकर, कुछ नई सोच के साथ आपसे बात करेंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।